हेलो दोस्तों, मैं योगिता भास्कर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कोश, उपकोश और कक्षक, साथ में हुंड का नियम भी पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे दोस्तों, कोश पढ़ेंगे, उपकोश और कक्षक, और साथ में हुंड का नियम भी इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं परमाणु की संरचना। वैसे परमाणु की संरचना के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें समझने के लिए ये पहले परमाणु की संरचना जरूरी है इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे, उसके बाद कोश के बारे में, उसके बाद उपकोश और कक्षक, उसके बाद हुंड का नियम जानेंगे। इस तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई तथा परमाणु के आंतरिक भागों में अन्य अपरमाणविक कणों की उपस्थिति सिद्ध की गई। इसमें देखते हैं अब कण, खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश, ठीक है। तो कण देखते हैं, कण में है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन। इन्होंने किस सन में इसे खोजा था? तो सन था 1897 में इन्होंने खोजा था इसे। अब द्रव्यमान इसका देखते हैं तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, ठीक है। और इस पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, इसमें आगे है प्रोटॉन। प्रोटॉन में देखते हैं तो जो खोजकर्ता थे प्रोटॉन के वो थे गोल्डस्टीन। इन्होंने किस सन में खोजा था? तो इन्होंने 1886 में खोजा था प्रोटॉन को, ठीक है। इसका द्रव्यमान है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। इस पे जो आवेश होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं तो न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे चैडविक जी, ठीक है। इन्होंने 1932 सन में खोजा था इसे। और द्रव्यमान देखते हैं इसका तो 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम। इस पे जो है आवेश होता है दोस्तों नो चार्ज होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा फिगर है इसके माध्यम से समझते हैं। तो ये जो हमारा अंदर का भाग होता है ये कोश होता है, यानी कि ये नाभिक होता है दोस्तों, ठीक है। अंदर का जो भाग होता है वो हमारा नाभिक होता है, और उसी नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा पाया जाता है। तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये जो प्लस का चिन्ह लगाया है हमने, ये है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चिन्ह लगा है ये है प्रोटॉन हमारा, और जिसपे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि कोई निशान ही नहीं बनाया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, वो है हमारा न्यूट्रॉन। ये दोनों हमारे नाभिक में पाए जाते हैं। और जो चक्कर लगा रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला ये सब भाग जो है हमारा, इधर से जो कक्ष में जो है चक्कर लगाते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनस का चिन्ह हमने नेगेटिव का चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है। और ये है हमारा, ये आवरण जो दिख रहा है ये इस तरीके से हमने जो बनाया है गोला, इसको कक्षा या कोश कहा जाता है, ठीक है। इस वाले भाग को जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहले अब हम शेल के बारे में, उसके बाद सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है हमारा वो आता है शेल, उसके बाद सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये जो हमारा है यहाँ पर देखते हैं परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये हमारा दोस्तों परमाणु है। यहाँ पर ये वाला जो भाग हमने नीले कलर से दर्शाया है ये हमारा नाभिक है, ठीक है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं हर कक्ष में, ठीक है, चक्कर लगाते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो है जिस वृत्तीय पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को जो है कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, जिसे KLM से दिखाते हैं। यहाँ पर है दोस्तों जो है जिस ऑर्बिट ये जो है जिस गोले पर यानी कि जिस कक्ष पर ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो है चक्कर लगाते हैं उसे कक्ष या फिर ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है। आप गिनती में और ABCD में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो है, तो जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक के सबसे पास वाला हमारा सेल होता है, यानी कि सेल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा K, उसके बाद L, उसके बाद M और उसके बाद N। तो कक्षा जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहली कक्षा यानी नजदीक कक्षा है वो है L, उस K है सबसे पहले नजदीक केंद्र के पास वाली कक्षा, और उसके बाद है L, उसके बाद M, उसके बाद N है। यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इस तरीके से भी प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो L वाली कक्षा, K वाली कक्षा है दोस्तों, इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी वाली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरी वाली यानी कि M वाली कक्षा में जो है M वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसे यस, पहली कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे यस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, और दूसरी कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे यस और पी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे जो है दोस्तों यस पी डी से प्रदर्शित किया जाता है, और चौथी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे यस पी डी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। यहाँ से देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में दोस्तों जब चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो वह जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है दोस्तों तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ठीक है। और आगे इसमें, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नाभिक के पास वाली कक्षा है और इस कक्षा से दूर वाली कक्षा में जब जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब जाता है अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। बाह्य स्रोत से यानी कि बाहरी स्रोत से वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है जब वो नाभिक की कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाता है, ठीक है, और अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के दूर वाली कक्षा से दोस्तों, ठीक है, दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, मान लीजिए यन कक्षा से के कक्षा में उसे आना है, ठीक है, आता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। यन कक्षा से वो के कक्षा में यानी कि नाभिक के पास वाली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है, उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर कक्षा यानी कि ऑर्बिट या फिर कोश यानी कि सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हमने कक्षा का नाम, कक्षा, संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक कक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर है कक्षा का नाम के है, और इसमें के वाली कक्षा में यहाँ पर कक्षा की संख्या है n बराबर 1, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इसमें दोस्तों, तो यहाँ पर है 2 को गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पर यल, कक्षा का नाम है यल, ठीक है, इसमें कक्षा संख्या है 2 हमारा, ठीक है, n बराबर 2 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है E बराबर 2n स्क्वायर, अगर इस हिसाब से हम इस सूत्र के हिसाब से रखते हैं तो 2 गुणे और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 गुणे हमारा 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी कि यल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, तो 8।
और के कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2। ठीक है, अब यम कक्षा में देखते हैं, तो यम कक्षा का नाम है यम। ठीक है, अब कक्षा संख्या जो है वो n बराबर तीसरी कक्षा संख्या है। ठीक है, ये और अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो सकते हैं, तो E बराबर 2n²। एरो करके हमने लिखा है, तो 2 गुणे 3 यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यम वाली कक्षा में दोस्तों यानी कि तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो 18 हो सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं चौथी कक्षा जो है हमारी, वो n कक्षा का नाम है n। ठीक है, कक्षा संख्या है चौथी कक्षा संख्या हमारी, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो E बराबर 2n² यानी कि एरो करके 2 गुणे 4 के पावर 2 यानी कि 4 की घात 2। अगर 4 का गुणा 2 से करते हैं, 4 के 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा। 8 का जो है अगर 8 का जो है हम घात लगाते हैं 2 का, तो हमारा 32 हो जाएगा। तो जो है इसमें चौथी कक्षा में यानी कि n वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो वो 32 हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब उपकक्षा या उपकोष। ठीक है, उपकक्षा यानी कि सब ऑर्बिट या उपकोष यानी कि सब शेल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती हैं। इनका आकार अलग अलग होता है, जिन्हें S, P, D, F आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो यस का आकार दोस्तों इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये है हमारा सेल्फ। ठीक है, इसका आकार इस तरीके से होता है यानी कि गोलाकार, सर्पिलकर। यहाँ पर है गोलाकार यानी कि सेरिकल। ठीक है, ये और पी का आकार जो होता है ये कुछ डंबल के आकार का होता है। यहाँ पर इसे कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डंबल का आकार जैसा दिखता है पी का आकार। और डी का आकार जो है ये है डिफ्यूज। ठीक है, डिफ्यूज या डी का अर्थ जो है यहाँ पर ये फुल फॉर्म में हमने लिख दिया है, डी का है जो है डिफ्यूज। ये दोस्तों कुछ डबल डंबल के आकार का दिखता है डी का आकार, यहाँ पर जो बनाया हुआ है हमने। ठीक है, और यहाँ पर एफ का जो फुल फॉर्म है वो है फंडामेंटल। ठीक है, और इसका आकार जो है कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत जटिल होता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये है उपकक्षा और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उपकक्षा जो है उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले इसे देखते हैं। ठीक है, तो यस उपकक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और पी उपकक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और डी में 10 होती है, और एफ में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। यानी कि 2 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि पी उपकक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 10 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, जो कि एफ उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 में अगर हम 4 प्लस करते आएंगे दोस्तों तो हमारे इलेक्ट्रॉन हमें याद होते हुए आसानी से चले जाएंगे कि कौन से उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ट्रिक द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अब कक्षा और उपकक्षा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर है कक्षा जो के में जो है के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें जो उपकक्षा होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उपकक्षा जो है वो यस होगी। ठीक है, और अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे वो 2 होंगे। और यल उपकक्षा जो है यल उपकक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यल कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो उपकक्षा है इसकी वो है यस और पी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो इसमें 2 और 6, यानी कि यस वाला जो हमारा उपकक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी वाला जो उपकक्षा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 और 6 8 हो जाते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो किसमें हो सकते हैं, यल कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यम कक्षा में देखते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं, तो इसमें उपकक्षा जो होते हैं यम जो है यम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। तो इसमें उपकक्षा कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी।
यस पी डी। यस में जो है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में 18 डी में दोस्तों जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन यम कक्षा में हो गई। और यन में देखते हैं तो यन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी उपकक्षाएं आएंगी, तो यस पी डी एफ ये चारों उपकक्षाएं आएंगी। इसमें देखते हैं तो यस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यफ जो है उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल हमारा 32 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। इसमें यन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखते हैं कक्षक किसे कहते हैं, यानी कि ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वह हमारा कक्षक कहलाता है। कक्षक की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। देखते हैं इसमें तो ये है हमारी उपकक्षा, ठीक है, और ये है कक्षक, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर उपकक्षा जो है हमारा यस उपकक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कक्षक में देखते हैं तो किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस तरीके से भरे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले तो क्लॉकवाइज, ठीक है, पहले क्लॉकवाइज भरे जाते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले सीधे सीधे इस तरीके से भरे जाते हैं, इस तरीके से पूरा भरा जाएगा, उसके बाद फिर डबल करके इस तरीके से तीर का निशान के हिसाब से भरा जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस तरीके से निशान से भरा जाएगा, उसके बाद डबल वाला इस तरीके से। तो यहाँ यस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद है पी उपकक्षा, ठीक है, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। तो ये 3 खाने बनेंगे इसमें दोस्तों। तो पहले इस तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से तीनों में एक एक करके भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से तीर का निशान बना करके भरा जाएगा, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये दोस्तों जो भरा जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं कक्षक में, वो ये जो है हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार हम देख रहे हैं, देखते हैं डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इनका जो है कॉलम जो बनेगा वो 5 बनेगा और इसमें पहले इस तरीके से भरा जाएगा, हमने बताया ही, पहले इस तरीके से तीर का निशान एक एक करके 5 में भर दिया जाएगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तीर के हिसाब से फिर यहाँ से स्टार्ट करके 5 में एक एक भरा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद यह उपकक्षा में देखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी जो है 7 कॉलम बनेंगे और इसमें पहले इस तरीके से एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एक करके। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा करके तीर का निशान इस तरीके से फिर कर एक एक करके इसमें भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर चुके हैं हमारे। तो ये हमने देखा हुंड के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। दोस्तों अब डिटेल से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है इसको। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कक्षा, उसके बाद उपकक्षा, उसके बाद कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे उपकक्षा में यस होता है, ठीक है। उपकक्षा हमारा यस होता है उपकक्षा, और कक्षक में देखते हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा यस उपकक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, आगे देखेंगे अभी हम। और दूसरा है कक्षा यल कक्षा, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी उपकक्षा आती है हमारी, तो इसमें यस और पी उपकक्षा आती है, ठीक है। तो यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पी में हमारे जो है 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यल कक्षा में पाए जाते हैं। और यम कक्षा में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी उपकक्षा आती है हमारी, तो यस पी और डी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कक्षक में हमने दर्शाया है यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पर यस लिखा है हमने, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर पी लिखा है हमने। और डी में जो है यहाँ पर
इसमें जो है डी में जो है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 10, और जब इसको प्लस करेंगे हमारा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि यम कक्षा में जो है 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें उपकक्षा एस पी डी आते हैं। ठीक है, यन में देखते हैं, यन कक्षा में देखते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कौन कौन सी उपकक्षा इसमें आती है, तो एस पी डी एफ। ठीक है, ये चारों उपकक्षाएं आती हैं इसमें यन में। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सब प्लस करने पर दोस्तों हमारा 32 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यन कक्षा में पाया जाता है हमारा। अब देखते हैं हुंड के नियम के अनुसार, यानी कि हुंड का नियम देखते हैं तो इनके अनुसार क्या कहना है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड फ्रेडरिक हुंड वर्ष जो है 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं जब तक इसके सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते दोस्तों जब तक इस तरीके से जो है इस खाने में, जैसे 3 खाना हमने बनाया है, इसमें एक करके पहले एक इलेक्ट्रॉन एक खाने में भर दिया जाए, उसके बाद डबल करके एंटी क्लॉकवाइज जो है इस तीर के निशान के हिसाब से फिर डबल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा। यह नियम बता रहे हैं, हुंड के नियम के अनुसार ये बता रहे हैं। ठीक है, भरने के लिए तो इस तरीके से भरा जाएगा, यहाँ पर जिस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की दिशा को दर्शाता है, यानी कि जैसे देखते हैं क्लॉकवाइज, ये सीधा इस तरीके का निशान जो हमने बनाया है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और सीधा दर्शा रहा है ये, और यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा है, यानी कि इस तीर के निशान के जैसा दर्शा रहा है, जो कि हमने बताया भी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके के अनुसार ये भरा जाएगा और ये जो है क्लॉकवाइज का निशान दर्शाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे दिशा का निशान दर्शाता है। तो इस तीर के माध्यम से इसमें भरा जाएगा, जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है भरी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।